हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी की इस एपिसोड सुनहरे लोग के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। सुनहरे लोग में हम बात कर रहे हैं कदावर शख्सियात, उनसे जुड़े वाक़ियात और हक़ाइक़ के बारे में। और गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की थी मुमताज़ अदीब जनाब इंतज़ार हुसैन के बारे में। इंतज़ार साहब से मुतालिक मेरी यादें, वो इंटरव्यूज़ जो मैंने उनके किए, उन मुलाकातों का अहवाल जो मैंने देखा, यही इस सिलसिले का मौजू है। गुज़िश्ता एपिसोड में बिलखुसूस हमने बात की थी डॉक्टर लुडमिला की, रशिया से तशरीफ़ लाई थी। उर्दू की स्कॉलर हैं जिन्होंने बुकर प्राइज़ के हवाले से, मैन बुकर प्राइज़, जिसके लिए इंतज़ार साहब नामज़द हुए, और चेखोव के उनके तर्जुमे पे राय दी थी जो कि बहुत अहम है। और साथ ही एक छोटा सा वाक़या, जब कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इंतज़ार साहब की छड़ी गुम हो गई थी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज की एपिसोड में बात करें, आपसे दरख्वास्त है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हौसला अफजाई के साथ हम सिलसिले को जारी रख सकें। तो बात करते हैं आज की एपिसोड पे उन यादों पे जो मुझे उन इंटरव्यूज़ के ज़रिए मिली, जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए। और जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, उनसे मेरी चंद मुलाकातें रहीं। कराची में मुझे उनके 2 तवील इंटरव्यू करने का मौका मिला और ये यादें उन्हीं इंटरव्यूज़ की देन हैं। और उनमें से एक ये है कि इंतज़ार साहब में ये काबिलियत, महारत, हुस्न था कि अगर आपका सवाल नामुकम्मल हो तो वो उसे मुकम्मल कर दिया करते थे, यानी उनका जवाब मुकम्मल होता था, आपके सवाल की कमी वहाँ मुकम्मल हो जाती थी। इंतज़ार साहब ने 90 बरस की उम्र पाई, 1 सदी का किस्सा है। अगर हम देखें तो उर्दू फिक्शन, बिलखुसूस अफसाने की उम्र 105-106 साल है। नावल की उम्र 150 बरस है। तो अगर हम इंतज़ार साहब को देखें तो उन्होंने दीगर असनाफ के साथ साथ बिलखुसूस उर्दू फिक्शन का तवज्जो से, गहराई से ना सिर्फ मुतालिया किया बल्कि उन तहरीकों को भी देखा जो उर्दू लिटरेचर में आई ख़त्म हुई, नई तहरीकें आईं, उन नज़रियात को देखा, उन तनाज़ात का हिस्सा भी रहे, उनको दूर से भी देखा, उन पर लिखा भी, जो उर्दू लिटरेचर में जन्म लेते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ार साहब की उर्दू फिक्शन पे बिलखुसूस और अमूमी तौर पे पूरे उर्दू लिटरेचर पे गहरी नज़र थी। कई तहरीकों का वह हिस्सा बने, कई की उनकी मुखालफत की, कहीं वो किसी के साथ खड़े हुए, कहीं कोई उनके मुखालिफ संत में जाके खड़ा हो गया। तो इंतज़ार साहब के पास वो सारी मालूमात थी और कोई भी इंटरव्यू करने वाला शख्स उस 150 बरस के किस्से को, 100 बरस के किस्से को, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, शुद्ध उसको हो सकती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो कामलियत के साथ तैयारी कर सकें इंतज़ार साहब जैसी कदावर शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए, जिसने ना सिर्फ तवील उम्र पाई बल्कि जो उनका काम है वो भी बहुत फैला हुआ है। हम एक तैयारी के साथ गए, लेकिन यकीनी तौर पे कहीं कहीं हमें खुद महसूस हुआ कि हमारे सवाल नामुकम्मल हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, इंतज़ार साहब में ये महारत, काबिलियत, हुस्न था कि आपका नामुकम्मल सवाल भी यहाँ से जाता तो वहाँ से मुकम्मल होके आ जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई इंटरव्यूज़ किए, ये मेरी 10 बरस का अरसा है। 700 के करीब, 700 के करीब इंटरव्यूज़ हैं जिसमें अदबी शख्सियात की अक्सरियत है, लेकिन ऐसी महारत, ऐसा हुस्न मैंने बहुत कम देखा। दूसरी याद गैब्रिएल गार्सिया मार्केस से मुतालिक है। इंटरव्यू के आगाज़ में जिक्र हुआ बस्ती का। बस्ती के इब्तिदाई में ज़िंदगी बहुत ताज़ा होती है, चीज़ें बहुत नई होती हैं, बेनाम सी होती हैं, और यही चीज़ हमें गैब्रिएल गार्सिया मार्केस के नावल में भी दिखाई देती है, चूँकि वहाँ तस्करा है बचपन का। जैसे कि बस्ती में बचपन का तस्करा कर रहे हैं इंतज़ार साहब, तो वहाँ पे भी दुनिया बहुत ताज़ा है, चीज़ें नई नई हैं, इतनी नई हैं कि बहुत सी चीज़ों के अभी नाम नहीं रखे गए, उनकी जानिब इशारा किया जाता है। तो जब मैंने मार्केस के इब्तिदाई का तस्करा बस्ती के इब्तिदाई के साथ किया तो इंतज़ार साहब को ये महसूस हुआ, शायद मेरे अल्फाज के इंतखाब की वजह से, कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइडिया आपने वहाँ से लिया है। तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी खफगी जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि ये मैं वहाँ से नहीं ले सकता था, चूँकि उस वक्त तक ये नावल अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर मार्केट में नहीं आया था, बस्ती उससे पहले ही शाये हो चुका था। वो यकीनी तौर पे दुरुस्त थे। मेरे सवाल का मकसद ये था कि जब बचपन हमें मैसर होता है तो क्या हर शख्स के बचपन में, हर कहानीकार ये महसूस करता है कि बचपन में चीज़ें बहुत ताज़ा होती हैं, बेनाम सी होती हैं और हर चीज़ अनोखी होती है। लेकिन उससे ही तासुब उभरा शायद कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मार्केस के नावल से इस्तिफ़ादा किया है, जिसकी उन्होंने फ़ौरी तौर पे तरदीद की। लेकिन जब हमने अपना अगला सवाल माजी की यादों के हवाले से किया, बचपन के हवाले से किया, तो चूँकि ये उनका मौजू था, वो उस पर बात करके खुशी महसूस करते थे और करना चाहते थे, तो फिर इंटरव्यू अपने ट्रैक पर आ गया। इंटरव्यू के दौरान ऐसी कई शख्सियात का तस्करा हुआ जिन्होंने उन पर तनकीद की, जैसे अनवर सज्जाद, या वो लोग जिनकी इंतज़ार साहब ने हिमायत की। इंतज़ार साहब ने हर सवाल का जवाब तहम्मुल से दिया, कहीं भी वो गुस्से में नहीं आए।
البتہ ایک شخصیت کے ذکر پہ انہوں نے ناراضی ظاہر کی، واضح ناراضی ظاہر کی۔ یہ شخصیت تھے ممتاز ترقی پسند نقاد اور کالم نگار جناب محمد علی صدیقی۔ محمد علی صدیقی صاحب تنقید کے میدان میں ترقی پسند اسکول سے تدریس سے ان کی وابستگی رہی، کالم لکھتے رہے۔ انتظار صاحب کے وہ ناقد تھے، تقریبات میں ان کی موجودی میں ان پہ تنقید کیا کرتے تھے۔ بیگار کیمپ کے ادیب و نقاد کہا کرتے تھے ان لوگوں کو جن کے پاس نظریہ نہیں ہے۔ تو انتظار صاحب سے جب میں محمد علی صدیقی سے متعلق سوال کر رہا تھا تو میرا خیال یہی تھا کہ شاید وہ اس سوال کو بھی اسی طرح اس کا جواب دیں جیسے انہوں نے باقی سوالات کر دیا، لیکن پہلی بار میں نے دیکھا کہ انتظار صاحب کے چہرے پہ ناراضی یا غصے کی لہر آئی۔ انہوں نے کہا کہ صدیقی صاحب تو ایسی تنقید لکھ رہے تھے جیسے ہمارے زمانے کے طالب علم لکھتے تھے، طالب علم اس طرح کی تنقید لکھتے تھے جیسے صدیقی صاحب نے لکھی۔ تو جب میں نے اساتذہ کی ترقی پسند تحریک کے جو قداور نقاد تھے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا تو میں ان کی صدیقی صاحب کے لکھے کی ان کی تنقید کا کیا جواب دیتا، اسے کیسے اہمیت دیتا؟ میں نے تو ان سے جو پہلے گزرے ہیں جو اس اسکول کے اہم نام تھے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا صدیقی صاحب کا نام سن کے جب انہوں نے ریئیکٹ کیا، تھوڑے غصے کا اظہار کیا، لیکن پورا انٹرویو بہت اسموتھ رہا۔ سخت سوالات کا بھی انہوں نے خوبصورتی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نامکمل سوالات مکمل کیے۔ مارکیز کے ذکر پہ تھوڑے ناراض ہوئے لیکن فوراً ہی انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا، اور جب ہم بچپن پہ آئے تو وہ خفگی ختم ہوئی۔ ہاں، محمد علی صدیقی کے ذکر پہ انہوں نے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا، لیکن جناب انتظار صاحب ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، فخر ہیں۔ ان کے فکشن کو پڑھے بغیر فکشن کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، اردو پڑھنے والوں سے جو لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں، کہ وہ انتظار صاحب کو ضرور پڑھیں اور اپنا فیڈ بیک دیں اگر آپ نے انہیں پڑھا ہے۔ دوستو، یہ تھی سنہرے لوگ کی دوسری ایپیسوڈ۔ بات کی ہم نے انتظار صاحب سے متعلق۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں وہ اداس نسلوں کے خالق جناب عبداللہ حسین سے متعلق۔ میں کروں گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ ایک بار پھر درخواست کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔